प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय कोटा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री के पार्ट 2 जो कि बीएससी पार्ट 1 के अध्याय 3 में स्थित है, इस भाग में हम स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार ज्यामितीय समवायता प्राप्त की जाती है और ज्यामितीय समवायता में किस प्रकार समपक्ष और विपक्ष विन्यास वाले समवायों का निर्धारण किया जाता है। इसी के साथ साथ हमने नामकरण की ईजेड पद्धति का भी अध्ययन किया। ईजेड पद्धति का अध्ययन हम हमारे अन्य भाग में दोबारा आपको बताएंगे ताकि आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी हो सके। इस अध्याय में हम हमारी जो तीसरी ज्यामितीय समवायता है वो है संरूपण समवायता। इस समवायता के अंतर्गत हम किसी सामान्य ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित होने वाले वे समवायी और सामान्य परिस्थिति में इनके अस्तित्व का पता लगाने के लिए भी हम इस समवायता में इनका अध्ययन करते हैं। निम्न ताप पर जब एक समवायी को दूसरे समवायी में परिवर्तित होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा न मिले तब इनके अस्तित्व का पता चलता है। अपितु ये वे समवायी होते हैं जो सामान्य ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। समरूपण समवायता यदि एक कार्बन को स्थिर रखते हुए दूसरे कार्बन को कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पर मुक्त घूर्णन करा दिया जाए तो प्राप्त होने वाली आपेक्षिक व्यवस्थाएं संरूपण कहलाती हैं और इस समवायता को संरूपण समवायता कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसा कि इस चित्र में हमें एथेन दिखा रखा है, एथेन में निम्न दो प्रकार के संरूपण पाए जाते हैं, सांतरित संरूपण और ग्रसित संरूपण। ग्रसित संरूपण में चूंकि हाइड्रोजन निकटस्थ होते हैं अतः इनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, अतः प्रतिकर्षण ज़्यादा होने के कारण इनकी ऊर्जा अधिक होती है और इनका स्थायित्व कम पाया जाता है। जबकि संतरित संरूपण में दोनों कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु अधिकतम दूरी पर स्थित हैं, इस कारण इनमें प्रतिकर्षण कम होता है, अतः इस समरूपण की ऊर्जा कम होती है और स्थायित्व अधिक प्राप्त होता है। ग्रसित संरूपण में हाइड्रोजन परमाणु निम्नतम दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं, अतः अधिक प्रतिकर्षण के कारण इस संरूपण की ऊर्जा जैसा कि हमने बताया अधिक होती है और स्थायित्व कम होता है। और यदि एथेन के संरूपण व ऊर्जा के मध्य एक ग्राफ खींचा जाए तो हमें निम्न वक्र प्राप्त होता है। ब्यूटेन का संरूपण। ब्यूटेन 4 कार्बन से मिलकर बना हुआ एल्केन है। ब्यूटेन की संरचना में 2 कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा बंधित रहते हैं और कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक मेथिल समूह जुड़ा रहता है। यदि एक कार्बन को स्थिर रखते हुए दूसरे कार्बन को एकल बंध पर मुक्त घूर्णन करा दिया जाए तो निम्न 4 प्रकार के संरूपण ब्यूटेन में प्राप्त होते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये 4 कार्बन की एक श्रृंखला है जिसमें मध्य के 2 कार्बन परमाणुओं में एक कार्बन को स्थिर रखते हुए दूसरे कार्बन को मुक्त घूर्णन कराने पर ब्यूटेन का संरूपण प्राप्त होता है। पहले चित्र में हमें जो ब्यूटेन का संरूपण दिखाई दे रहा है वो संतरित संरूपण है, जिसमें हाइड्रोजन के मध्य दूरी अधिक है और 2 मेथिल समूह एक दूसरे के विपरीत स्थिति में हैं। जबकि दूसरा घूर्णन के बाद जो स्थिति बनती है वो ग्रसित स्थिति है, जिसमें हाइड्रोजन के पास और एक मेथिल समूह हाइड्रोजन के पास, इस प्रकार इसमें दोनों बंध पास पास हो जाते हैं। जबकि हम इस एक कार्बन को स्थिर रखते हुए पुनः दूसरे कार्बन को हम घूर्णित कराएं तो हम देखते हैं कि एक नए प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है, जिसमें कार्बन के मध्य पूर्व की दूरी से कम दूरी होती है। इस प्रकार के इस रूप को हम ग्रॉस रूप भी कहते हैं।
और चौथे प्रकार की जो स्थिति बनती है वो पूर्णतः ग्रसित हुए, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य न्यूनतम दूरी होती है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य भी न्यूनतम दूरी पाई जाती है। पूर्णतः ग्रसित संरूपण, इस संरूपण में दूसरे कार्बन का मैथिल समूह पहले कार्बन के मैथिल समूह के पूरी तरह ढका रहता है। दोनों मैथिल समूहों के मध्य दूरी न्यूनतम होने के कारण इनके मध्य प्रतिकर्षण अधिक पाया जाता है, अतः इस संरूपण की ऊर्जा सर्वाधिक हो जाती है और स्थायित्व न्यूनतम प्राप्त होता है। जबकि दूसरा जो संरूपण है वो है ग्रसित संरूपण। इस प्रकार के संरूपण में दूसरे कार्बन का मैथिल समूह पहले कार्बन के हाइड्रोजन के ठीक पीछे स्थित होता है और दोनों मैथिल समूह के मध्य दूरी अधिक होने के कारण इस संरूपण की ऊर्जा पूर्णतः ग्रसित संरूपण की ऊर्जा से कुछ कम होती है, अतः इनका स्थायित्व पूर्णतः ग्रसित संरूपण से कुछ अधिक पाया जाता है। तीसरे प्रकार का जो हमने ग्रास रूप देखा, इस प्रकार के संरूपण में दूसरे कार्बन का मैथिल समूह पहले कार्बन के हाइड्रोजन व मैथिल समूह के मध्य में व्यवस्थित रहता है। इस संरूपण की ऊर्जा उपरोक्त दोनों संरूपण से और कम होती है, अतः इनका स्थायित्व और अधिक होता है। जबकि सांतरित प्रकार का संरूपण, इस प्रकार के संरूपण में दोनों मैथिल समूह अधिक दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं, अतः इनके मध्य में प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है। इस कारण इस संरूपण की ऊर्जा न्यूनतम व स्थायित्व सर्वाधिक पाया जाता है। यदि ब्यूटेन में विभिन्न संरूपण व उनकी ऊर्जाओं के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो वो हमें निम्न प्रकार से प्राप्त होता है, जो कि इस डायग्राम में दिखाई देता है। हम देखते हैं कि सर्वाधिक ऊर्जा पूर्णतः ग्रसित संरूपण में है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य दूरी न्यूनतम है और एक कार्बन दूसरे कार्बन को पूर्णतः ढके रहता है। जबकि जो सर्वाधिक कम ऊर्जा है वो सांतरित संरूपण की है, जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के विपरीत दिशा में स्थित है और इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य भी दूरी अधिक है, अतः इस स्थिति में इनकी ऊर्जा न्यूनतम होती है और स्थायित्व सर्वाधिक पाया जाता है। साइक्लोहेक्सेन में संरूपण, जिस प्रकार श्रृंखला एल्केन में हमने संरूपण का अध्ययन किया, जैसे एथेन या ब्यूटेन को हमने देखा, उसी प्रकार साइक्लोहेक्सेन में भी संरूपण पाया जाता है। साइक्लोहेक्सेन में दो प्रकार के संरूपण पाए जाते हैं। इनमें से एक प्रकार का संरूपण संरचना कुर्सी के समान होती है, जिसे कुर्सी संरूपण कहते हैं, जबकि दूसरे संरूपण को नौका संरूपण कहा जाता है, जिसका चित्र हमें दिखाई दे रहा है। इनमें से कुर्सी संरूपण में संतरित संरूपण होता है, जबकि नौका संरूपण में ग्रसित संरूपण होता है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि कुर्सित संरूपण संतरित संरूपण को प्रदर्शित करती है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य प्रतिकर्षण सबसे कम पाया जाता है, तो ऊर्जा सबसे कम होती है और स्थायित्व सर्वाधिक होता है। जबकि नौका संरूपण में ग्रसित संरूपण पाया जाता है। इस कारण कुर्सी संरूपण स्थायित्व नौका संरूपण से अधिक होता है। मैथिल साइक्लोहेक्सेन में संरूपण, जैसा कि इस उदाहरण में है कि साइक्लोहेक्सेन एक यौगिक है और उसमें एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, अतः मैथिल साइक्लोहेक्सेन में जब हम संरूपण का अध्ययन करते हैं तो साइक्लोहेक्सेन में एक हाइड्रोजन परमाणु के उपस्थित रहता है। इनमें से एक हाइड्रोजन परमाणु अक्ष पर व्यवस्थित रहते हैं, इन्हें अक्षीय हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं, जबकि शेष 6 हाइड्रोजन परमाणु नीरस पर व्यवस्थित रहते हैं, इन्हें निरक्षीय हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। मैथिल साइक्लोहेक्सेन में CH3 समूह अक्षीय अथवा निरक्षीय दोनों स्थितियों पर जुड़ सकता है, अतः दो प्रकार के समवायु प्राप्त होते हैं। यदि वह अक्षीय स्थिति पर होता है तो अक्षीय साइक्लोहेक्सेन, जबकि वह निरक्षीय स्थिति पर होता है तो निरक्षीय साइक्लोहेक्सेन कहलाते हैं। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन अक्षीय स्थिति पर होते हैं वो अक्षीय हाइड्रोजन और निरक्षीय स्थिति पर प्राप्त होने वाले हाइड्रोजन निरक्षीय हाइड्रोजन कहलाते हैं। इसी अध्याय में हमने हमारे पहले भाग में प्रकाशीय समवायता का अध्ययन किया और हमने देखा कि जिस प्रकार कोई भी यौगिक प्रकाशीय समवायता जब प्रदर्शित करता है, यदि वह प्रकाश को दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में परिवर्तित कर देता है तो प्राप्त होने वाले समवायता प्रकाशीय समवायता कहलाती है। ऐसे दो समवायु जिनका अणुसूत्र, भौतिक गुण और रासायनिक गुण तो समान होते हैं,
परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार के समावयवी प्रकाशीय समावयवी कहलाते हैं और इस समावयता को प्रकाशीय समावयता कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलर लाइट (PPL) सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारने पर प्राप्त होने वाले प्रकाश में माध्यम के कण केवल तल के लंबवत कंपन करते हैं। इस प्रकाश को ही हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जब इस प्रकाश को प्रकाशीय सक्रिय यौगिक विलयन या किसी विलयन से गुजारा जाता है तो वह विलयन प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देता है। जो यौगिक प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देते हैं, इस प्रकार के यौगिक वामावर्त घूर्णन कहलाते हैं और जो प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं उन्हें दक्षिणावर्त घूर्णन कहलाता है। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि प्लेन पोलर लाइट में लंबवत कंपन होते हैं और जब इसे प्रकाशीय यौगिक विलयन में या सक्रिय विलयन में गुजारते हैं तो दो प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं। दाईं ओर घुमाने वाले दक्षिणा घूर्णन घूर्णक जिन्हें D+ से व्यक्त करते हैं, जबकि बाईं ओर घुमाने वाले वाम घूर्णन घूर्णक जिसे L- से प्रदर्शित करते हैं। किरेल अणु व किरेलता, ये महत्वपूर्ण यौगिक है जिसका अध्ययन हमने हमारे पिछली कक्षा में भी किया है। जब कार्बन से जुड़ने पर सभी परमाणु या समूह समान होते हैं तो यह अणु सममित अणु कहलाता है, परंतु जब कार्बन से जुड़ने वाले सभी प्रतिस्थापी या समूह भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात कार्बन से जुड़ने वाले चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो इस अणु में कोई सममिति तत्व नहीं पाया जाता। अतः इस अणु असममित होता है और इस प्रकार का अणु अपने दर्पण प्रतिद्वंदी बिंब का निर्माण करता है, लेकिन वह दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं और किसी अणु का दर्पण अध्यारोपित न होना उसकी किरेलता कहलाता है और इस अणु को ही हम किरेल अणु कहते हैं। जैसा कि इस प्रथम उदाहरण में दिखता है कि कार्बन की 4 संयोजकताएं हाइड्रोजन से दिखाई गई हैं। चूँकि चारों हाइड्रोजन एक समान होते हैं अतः इस प्रकार का जो यौगिक है वह सममित है, जबकि दूसरे यौगिक में हम देखते हैं कि कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग भिन्न भिन्न यौगिकों से परमाणु समूह या परमाणु से दर्शाई गई हैं, तो इसे असममित कार्बन या किरेल कार्बन कहते हैं और इसका प्रकाशीय प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता है। उपरोक्त दोनों प्रतिबिंब समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार दर्शाते हैं, अतः अणु की किरेलता ही प्रकाशीय समावयता की अनिवार्य शर्त होती है। एक किरेल कार्बन वाले यौगिक में प्रकाशीय समावयता हम देखें तो हम देखते हैं कि यदि कोई D+ यौगिक या 2-ब्यूटेनॉल यौगिक की हम एक उदाहरण लें तो हम पाते हैं कि इसका प्रतिबिंब इस प्रकार बनता है और L- प्रतिबिंब के द्वारा हमें ये दिखाई देता है। यह यौगिक निम्न 3 रूपों में पाए जाते हैं। पहला D+, स्मॉल d+, यह समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश को तल के दाईं ओर घुमा देते हैं, अतः इन्हें D+ द्वारा दर्शाते हैं, जबकि L- ये समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देते हैं, अतः इस प्रकार के यौगिक L- कहलाते हैं। और तीसरे प्रकार का जो यौगिक या मिश्रण है उसे हम रेसिमिक मिश्रण कहते हैं, जो कि Dl या +- प्रकार का होता है। यदि उपरोक्त दोनों समावयवों की 50% मात्राएं मिला दी जाएं तो बनने वाला मिश्रण रेसिमिक मिश्रण कहलाता है और इस मिश्रण में दोनों समावयवी एक दूसरे की घूर्णनता को नष्ट कर देते हैं। इस कारण यह मिश्रण अघूर्णन होता है और यह घटना बाह्य प्रतिकार कहलाती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि ब्यूटेन 2-एमीन या एनालिन जो एक प्रकार का एमिनो एसिड्स है, इसी प्रकार लैक्टिक एसिड, इसी प्रकार एक्टिव वैलरिक एसिड इसके उदाहरण हैं। दो किरेल कार्बन वाले यौगिकों में प्रकाशीय समावयता, ये महत्वपूर्ण
हमारे अध्याय है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमें परीक्षा में प्राप्त होता है। जब दोनों किरेल कार्बन समान हों, अर्थात एक यौगिक में यदि दो किरेल कार्बन उपस्थित हों, जैसा कि इस उदाहरण में दिखा रखा है टार्ट्रिक एसिड, इसमें मध्य के दोनों कार्बन पर उपस्थित OH समूह, हाइड्रोजन समूह, लेकिन यदि हम इनको मध्य में से दो भाग में डिवाइड करें तो हमें दो प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती हैं। टार्ट्रिक अम्ल की संरचना को निम्न दो प्रकार से लिखा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि दोनों OH समूह एक तरफ हों और दोनों OH समूह दूसरी तरफ स्थित हो। इस प्रकार इनकी संरचना का निर्धारण करते हैं। और जब दोनों OH समूह विपरीत और हों तो वह एक प्रकार के प्रतिबिंब समाई बनाते हैं, जैसे D+ और L-। समावयवी 3 और 4 एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार दर्शाते हैं, अतः ये दोनों समावयवी प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं। परंतु समावयवी 1 व 2 में एक सममिति तल उपस्थित होता है। इस कारण अणु का आधा भाग दूसरे आधे भाग के घूर्णन को निरस्त कर देता है। यह घटना आंतरिक प्रतिकार कहलाती है। अतः आंतरिक प्रतिकार के कारण ये दोनों समावयवी घूर्णन अघूर्णन होते हैं। जब दोनों किरेल कार्बन असमान हो, अर्थात किसी यौगिक में जब दो किरेल कार्बन हो और वह असमान प्रकार के हों, तो इस प्रकार की यौगिक की संरचना को हम निम्न दो प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे 2,3-डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड का उदाहरण लें, तो जब दोनों ब्रोमीन एक तरफ उपस्थित हों तो यह D प्रकार का, और यदि दोनों ब्रोमीन दूसरी तरफ स्थित हों तो ये L प्रकार का प्रतिबिंब समावयवी होता है। इस प्रकार हम किसी यौगिक की किरेलता के आधार पर उसके प्रकाशीय गुण का अध्ययन कर सकते हैं। आणविक किरेलता, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि किसी कार्बन के चारों संयोजकताएं अलग अलग प्रकार की हों तो ऐसा यौगिक किरेल यौगिक कहलाता है। किसी अणु में उपयुक्त सममित तत्वों में से कोई एक भी तत्व मौजूद होता है, जैसे सममित अक्ष हो, सममित केंद्र हो, तो वह अणु सममित हो जाता है और सममित अणु में कोई प्रकाशीय गुण नहीं पाया जाता। किंतु यदि उपयुक्त सममिति तत्वों में से एक भी तत्व किसी अणु में उपस्थित नहीं हो तो वह अणु असममित होता है और असममित अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित या सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। ऐसे अणु किरेल अणु कहलाते हैं। इस गुण को आणविक किरेलता कहते हैं। ऐसे यौगिक प्रकाशीय गुण रखते हैं, वह प्रकाशीय समावयता दर्शाते हैं। किरेल एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, जैसे एक हाथ दूसरे हाथ का दर्पण प्रतिबिंब होते हुए भी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता है। इसी प्रकार यदि किसी अणु में असममित कार्बन परमाणु हो, अर्थात किरेल केंद्र तो हो किंतु अणु पूरा असममित न हो, अर्थात अकिरेल हो, तो उसमें कोई प्रकाशीय गुण नहीं होगा, अर्थात वह घूर्णन अघूर्णक या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। उदाहरण के लिए हम देखें कि मीसोटार्ट्रिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल का हम अध्ययन करें, जिसमें दो असममित केंद्र होते हुए भी एक घूर्णन अघूर्णन होता है या ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसके विपरीत कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनमें कोई असममित केंद्र नहीं होता, फिर भी वे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि अणु पूर्णतः असममित होते हैं। इस प्रकार हम किसी यौगिक के ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव का अध्ययन कर सकते हैं। बाइफेनिल यौगिकों में घूर्णन घूर्णता या ऑप्टिकली एक्टिविटी इन बाइफेनिल कंपाउंड्स। बाइफेनिल यौगिकों की दोनों वलय समतल होती है और क्रिस्टलीय अवस्था में एक ही तल में विद्यमान भी रहती है, लेकिन विलयन अथवा वाष्प अवस्था में दोनों वलयों में 2,2- व 6,6- हाइड्रोजन परमाणुओं की त्रिविम अंतरिक्रिया के कारण ये 45 डिग्री के कोण पर घूम जाती है, और यदि इनकी ऑर्थो स्थिति पर थोड़े भी बड़े समूह आ जाएं तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं और इनका मुक्त घूर्णन रुक जाता है, जिससे इनके दो प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाते हैं, और ये घूर्णन घूर्णक या ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इस प्रकार हम डायग्राम में देख सकते हैं कि दो वलय एक दूसरे के लंबवत है। प्रतिबिंब रूप, जैसा कि हम हमारे अगले अध्याय में प्रकाशीय समावयता का और अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि इनैंशोमर्स या इनैंशोमर्स या एनेंशोमर्स क्या होते हैं, उनके विभेद किस प्रकार किया जा सकते हैं।
अणु के ऐसे जोड़े के प्रतिबिंब रूप या इनैनशोमर्स कहा जाता है जिनकी संरचना एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो। यदि एक अणु की संरचना मॉडल को दर्पण के सामने रखा जाए तो दर्पण के उस अणु की जो परछाई बनेगी वैसी ही संरचना दूसरे अणु की होती है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब होता है। जैसे लैक्टिक अम्ल में 2 प्रकार के प्रतिबिंब रूप होते हैं। इस प्रकार हम इनैनशोमर्स का अध्ययन हमारे अगले अध्याय में करेंगे।